एक विधवा महिला ने बंदर से शादी कर ली। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल उठना जरूरी था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक महिला को बंदर से शादी करनी पड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुधा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह स्त्री अपने नाम की तरह ही शुद्ध मन वाली थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, आंखों में गहराई और व्यवहार में ऐसी नम्रता कि जो एक बार उससे बात कर ले वह उसे कभी भूल न पाए। गांव के लोग कहते थे कि सुधा बहुत सुंदर है, पर कोई यह नहीं समझ पाता था कि उसकी सुंदरता उसके चेहरे से ज्यादा उसके भीतर बसे दुख से चमकती है। आज से लगभग 5 साल पहले तक सुधा का जीवन भी आम और सरल था। उसका छोटा सा घर था जिसमें मिट्टी की दीवारें थीं और छत पर पुरानी खपरैल लगी हुई थी। उसी घर में उसका संसार बसता था। उसका पति मोहन एक मेहनती और ईमानदार आदमी था। रोज सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर घर का खर्च चलाता। सुधा सुबह उठकर चूल्हा जलाती, मोहन के लिए रोटी बनाती और उसे प्यार से खाना बांध कर देती। मोहन जब घर से निकलता तो सुधा दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रहती जब तक वह ओझल न हो जाए। सुधा का जीवन बहुत बड़ा नहीं था, पर पूरा था। उसे धन दौलत की चाह नहीं थी, बस उसका पति शाम को हंसता हुआ घर लौट आए, यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। दोनों का जीवन धीरे धीरे सादगी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सुधा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। वह दिन भी बिल्कुल आम दिनों जैसा ही शुरू हुआ था। सुबह सूरज निकला, पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। सुधा ने रोज की तरह खाना बनाया और खाना बांधते हुए कहा, आज ज्यादा अंदर मत जाना, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुधा ने उसकी ओर देखा, उस मुस्कान को जैसे अपनी आंखों में बसा लिया हो। पर वह मुस्कान उस दिन आखिरी बार देखी गई थी। मोहन जंगल गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। शाम ढलने लगी, सूरज धीरे धीरे अस्त हो गया। सुधा दरवाजे पर खड़ी रही। हर आहट पर उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगता शायद मोहन आ गया, पर हर बार वह उम्मीद टूट जाती। रात हो गई पर सुधा ने दिया नहीं बुझाया। वह पूरी रात जागती रही, दरवाजे की ओर देखती रही। अगले दिन गांव के लोग जंगल गए। मोहन को ढूंढा गया। कई दिन बीत गए। जंगल के हर कोने में उसे पुकारा गया, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब सुधा को सच्चाई मान लेनी चाहिए। कोई कहता किस्मत में यही लिखा था, लेकिन सुधा कैसे मान लेती? उसका मन हर दिन यही कहता कि मोहन लौट आएगा। पर समय बहुत निर्दयी होता है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। साल बीत गए, लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर सुधा वहीं की वहीं रह गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। जो काम कभी मोहन करता था, अब वही काम सुधा करने लगी। अब सुधा भी जंगल जाने लगी थी। सुबह बहुत जल्दी उठना, थोड़ा सा खाना बनाना, उसे कपड़े में बांधना और जंगल की ओर निकल जाना, यही उसका जीवन बन गया था। जंगल का रास्ता उसे डराता था, पर पेट की भूख उससे भी ज्यादा थी। वह उन्हीं रास्तों से गुजरती जहां से कभी मोहन गुजरा करता था। हर पेड़, हर मोड़ उसे मोहन की याद दिलाता। उसे लगता शायद इसी पेड़ के नीचे वह बैठा होगा, शायद इसी रास्ते से लौट रहा होगा। एक दिन ऐसा आया, उस दिन उसने सुबह जल्दी खाना बनाया और बिना किसी से कुछ कहे जंगल की ओर निकल गई। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते करते दोपहर हो गई। सूरज सिर के ऊपर आ चुका था। पसीने से उसका शरीर भीग गया था। उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी उसे एक बड़े पेड़ की छाया दिखी। वह वहां जाकर बैठ गई। उसने अपनी गठरी एक तरफ रखी और पीठ पेड़ के तने से टिका कर बैठ गई। कुछ देर तक वह बस चुप बैठी रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगी। क्यों चले गए मोहन? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उसकी आवाज टूट रही थी। उसका दिल भारी हो गया था। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास है। उसने आंसू पोंछे और देखा, उसके सामने एक बंदर बैठा था। वह बंदर बिल्कुल अलग लग रहा था। न वह शोर कर रहा था, न उछल रहा था। वह शांत था, उदास था। उसकी आंखों में भी एक गहरी पीड़ा थी। सुधा उसे देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बंदर क्यों उसे इतना अजीब लग रहा है। सुधा ने सोचा कि शायद वह भूखा होगा। उसने अपने पास बंधा खाना निकाला और धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया। बंदर ने खाना लिया और खाने लगा। सुधा उसे देखती रही।
उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी होने लगी। उसे नहीं पता था कि क्यों, पर उसका मन कह रहा था कि यह मुलाकात साधारण नहीं है। बंदर भी उसे देख रहा था। उसकी नजर में जैसे कोई बात छुपी हो, कोई दर्द, कोई कहानी। हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगी। शाम ढलने वाली थी। जंगल की छाया गहरी होती जा रही थी। सुधा को नहीं पता था कि इस पल से उसका जीवन एक बार फिर बदलने वाला है। सुधा की निगाहें अब भी उसी पर टिकी हुई थीं। न जाने क्यों उसका मन अशांत था। वह बार बार उस बंदर को देखती और फिर नजरें झुका लेती, जैसे किसी अनजाने डर से बचना चाहती हो। सुधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह फिर से बंदर को देखने लगी और तभी उसकी नजर उसके गले पर चली गई। उसकी सांस रुक गई। बंदर के गले में एक धागे से बंधा हुआ एक लॉकेट लटक रहा था। वही लॉकेट, बिल्कुल वही। सुधा की आंखें फैल गईं। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। वह धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से उस लॉकेट को देखने की कोशिश करने लगी। उसका दिल कह रहा था, नहीं, यह संभव नहीं है, पर उसकी आंखें जो देख रही थीं, वह झुठलाया नहीं जा सकता था। वह लॉकेट मोहन का था, वही पुराना तांबे का लॉकेट। सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे, पहले धीरे धीरे, फिर जैसे बांध टूट गया हो। उसके होंठ कांपने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे, क्या माने। क्या यह केवल एक संयोग था? क्या किसी ने मोहन का लॉकेट जंगल में पाया होगा और यह बंदर कहीं से ले आया होगा? पर दिल कुछ और ही कह रहा था। सुधा ने बंदर की ओर देखा। बंदर भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल था, कोई विनती थी। वह भागा नहीं, उसने डराया नहीं, वह बस चुपचाप बैठा रहा। सुधा ने कांपती आवाज में कहा, यह लॉकेट तुम्हें कहां से मिला? बंदर कुछ नहीं बोला। वह कैसे बोलता, लेकिन उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उस छोटे से इशारे ने सुधा के दिल को और तोड़ दिया। कहीं तुम, उसकी आवाज गले में अटक गई। कहीं तुम ही तो मेरे मोहन नहीं? यह सोचते ही वह खुद को रोक न सकी। वह फूट फूट कर रोने लगी। अगर तुम वही हो तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? 5 साल मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया। जंगल की हवा भी जैसे थम गई हो। पेड़ खामोश खड़े थे। बंदर अब भी वहीं बैठा था। उसकी आंखों से भी कुछ नमी झलक रही थी। सुधा उसे देखती रही। उसके मन में यादों की बाढ़ आ गई। मोहन की हंसी, उसका स्नेह, उसका हर रोज लौटना। उसे लगा जैसे वह सब कुछ एक ही पल में फिर से जी रही हो। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा उतरने लगा। सुधा को होश आया कि अब घर लौटना चाहिए, पर वह उस बंदर को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसने आखिरी बार बंदर की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम वही हो तो मैं तुम्हें फिर से अकेला नहीं छोड़ सकती। वह उठी, अपनी गठरी उठाई और घर की दिशा में चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। बंदर, वह भी खड़ा हो गया था। वह बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के सुधा के पीछे पीछे चलने लगा। उसके कदमों की आवाज भी बहुत हल्की थी, जैसे वह जानता हो कि सुधा के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई है। रास्ते भर सुधा कुछ नहीं बोली। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर एक भी शब्द होंठों तक नहीं आ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। कुछ समय बाद दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। सुधा का घर दिखने लगा। उसने दरवाजा खोला। घर वैसा ही था, सूना, शांत, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। सुधा अंदर गई। बंदर भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। उसने दिया जलाया। पीली सी रोशनी पूरे घर में फैल गई। उसी रोशनी में सुधा ने फिर से उस लॉकेट को देखा। अब उसे कोई शक नहीं रहा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। उस रात सुधा को नींद नहीं आई। वह बार बार उठकर बंदर को देखती। वह एक कोने में चुपचाप बैठा रहता, जैसे उसे भी नींद न आ रही हो। दिन बीतने लगे। सुधा अब रोज उस बंदर की देखभाल करने लगी। धीरे धीरे उसके मन में एक अटूट विश्वास जन्म लेने लगा। यह बंदर कोई और नहीं, उसका मोहन ही है। कभी वह खुश हो जाती कि उसका पति उसे वापस मिल गया है, तो कभी उसका दिल टूट जाता कि वह इस रूप में क्यों है। हर रात वही सवाल उसे सताता, आखिर उसके मोहन के साथ ऐसा क्या हुआ था? और उसी सवाल के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। सुधा की जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ चुकी थी। दिन बाहर से सामान्य लगते थे, पर भीतर ही भीतर उसका मन लगातार टूटता,
और जुड़ता रहता था। सुबह वह उठती, घर का काम करती, जंगल जाती, लकड़ियां लाती, पर अब वह अकेली नहीं होती थी। वह बंदर हर समय उसके आसपास रहता, कभी आंगन में बैठा रहता, कभी दरवाजे के पास, कभी चुपचाप उसे काम करते देखता। गांव वाले जब उसे बंदर के साथ देखते तो तरह तरह की बातें करने लगे, पर सुधा को अब लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन बस उसी एक सच को पकड़कर बैठ गया था जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। रात के समय उसका दर्द और गहरा हो जाता। वह दिए की हल्की रोशनी में बैठी रहती और बंदर को देखती रहती। कई बार उसे लगता जैसे बंदर की आंखों में भी वही सवाल हैं जो उसके मन में हैं। कई बार उसे लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। कभी कभी सुधा उससे बात करने लगती, अगर तुम सच में वही हो तो कम से कम इतना तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसे ठीक करूं। वह यह कहकर रो पड़ती। दिन ऐसे ही बीतते रहे। धीरे धीरे सुधा का विश्वास और पक्का होता गया। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। वह जान चुकी थी यह बंदर उसका पति ही है। उसकी आत्मा, उसका अपनापन, उसकी आंखों की भाषा, सब कुछ वही था। बस शरीर बदल गया था। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित था। आखिर मोहन के साथ ऐसा हुआ कैसे? इसी उधेड़बुन में एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में अनुभव की गंभीरता। वह सुधा के घर के सामने आकर रुकी और बंदर को देखकर चौंक गई। उसने कठोर स्वर में पूछा, सुधा, ये क्या है? ये बंदर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? सुधा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर जैसे उसका बांध टूट गया हो, उसने सारी बात उस बूढ़ी औरत को बता दी। मोहन के गायब होने से लेकर बंदर के मिलने तक, लॉकेट से लेकर अपने विश्वास तक, उसने कुछ भी नहीं छुपाया। बोलते बोलते उसकी आंखें फिर भर आईं। अब आप ही बताइए मां, मैं क्या करूं? बूढ़ी औरत ने ध्यान से पूरी बात सुनी। उसने बंदर को भी गौर से देखा।